अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज स्नेहा। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग एजुकेशन 4 और 5 का लेसन नंबर 5 कर रहे हैं। 4 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। होप्स आपको समझ आया होगा। 5 है जी आपका रिलायबिलिटी। टॉपिक नंबर 26 से हम स्टार्ट करेंगे, ऑनवर्ड 7 तक चले जाएंगे, लेसन नंबर 7 तक। वहां तक जो टॉपिक बनते हैं हम वो सारे कंप्लीट कर देंगे। रिलायबिलिटी और रिलेटेड कॉन्सेप्ट। रिलायबिलिटी है क्या चीज़, या हम यूँ कह लें कि रिलायबल क्या चीज़ है। जब भी हम कहते हैं ना असेसमेंट के अंदर रिलायबिलिटी को, तो हम लेते हैं जी कंसिस्टेंट पार्टिकल उसके, यानी कि उसका वो रिजल्ट जो असेसमेंट की आफ्टर असेसमेंट आता है उसे हम कंसिस्टेंट करते हैं। अब जो असेसमेंट होती है जो मेंटेन करती है ना इस कंसिस्टेंसी को, उसे रिलायबल कहा जाता है। याद रखें रिलायबल क्या चीज़ है। द assessment that maintain the consistency in result is known as reliable. आगे चलते हैं जी। reliability is the extent to which measurement instrument or procedure yield the same result as on repeat trials. यूं कहा गया कि रिलायबिलिटी को अगर आप कहें कि एक ऐसी चीज़ या ऐसा नतीजा जो कि बार बार तजर्बे करने के बाद भी सेम आ रहा हो, उसे हम रिलायबिलिटी कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल कहते हैं लेते हैं तो हम कहेंगे कि जो कैलकुलेटर होता है वो रिलायबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कभी कभी रॉन्ग कैलकुलेशन भी दे सकता है, रॉन्ग रिजल्ट भी दे सकता है। किसी भी हम ऑब्जेक्ट के वेट को भी रिलायबल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि क्या पता कौन सी मशीन कैसे काम कर रही है। अगर मशीन वर्क प्रॉपरली नहीं है कर रही तो वो जो वेट होगा वो डिफरेंस आएगा। इसके बाद ही चलते हैं व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ऑफ अनरिलायबल रिजल्ट। ओके गाइज, ये जो क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पैराग्राफ के अंदर तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये बिल्कुल आंखें बंद करके याद रखा करें, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यूज रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी। अनरिलायबल है क्या? द अनरिलायबल रिजल्ट ऑफ असेसमेंट मीन इनकॉन्सिस्टेंसी। अनरिलायबल, एक बात याद रखिए, हम जब भी रिलायबल की बात करेंगे तो हम बताएंगे कि कंसिस्टेंसी काम कर रही है, लेकिन जैसे हम अनरिलायबल के अंदर आएंगे तो हम कहेंगे कि ये जो असेसमेंट इसके अंदर आती है इसका ये मतलब हुआ कि वो इनकॉन्सिस्टेंसी है। अगर हम इस व्यू को दिमाग में रखते हैं तो हम कह सकते हैं, हम ट्रस्ट कर सकते हैं हर उस रिजल्ट पर जो कि कंसिस्टेंट है। उसके बाद ही आपके पास एक टॉपिक नंबर 27 आया, टेस्ट रीटेस्ट प्रोसीजर। इसमें एक टेस्ट था बेसिकली, इसमें हम लोगों ने, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं क्योंकि हम इसके एडवांटेजेस देखेंगे। सेम टेस्ट गिवन 2 और मोर टाइम्स। अगर एक टेस्ट दिया 1 से 2 दफ़ा। अब एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल में क्या होगा टेस्ट रीटेस्ट प्रोसीजर के अंदर। One might develop a test and will be administered twice with the same student. If the student provide very small answer both time, it means result will be similar. Then one can assume that the assessment result are reliable. फॉर एग्जाम्पल अगर एक टीचर जो एडमिनिस्ट्रेटर करता है एक टेस्ट को बनाता है और एक बच्चे को देता है 2 दफ़ा, मतलब सेम स्टूडेंट को देता है 2 दफ़ा टेस्ट करने के लिए। अगर वो दोनों दफ़ा सेम आंसर देता है, शॉर्ट आंसर देता है, यानी कि स्मॉल आंसर देता है दोनों टाइम, तो इसका मतलब हुआ कि वो सेम ही बात कर रहा है, तो ये रिलायबल हो गया। अब इसके एडवांटेजेस इस टेस्ट में क्या होंगे। आपके पास अगर क्वेश्चन आता है जो बहुत कम चांसेस है, बट मैं इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया। टेस्ट रीटेस्ट प्रोसीजर के अंदर ना ये कैसा टेस्ट होता है, इसमें होता है कि टीचर एक टेस्ट देगा, किसी भी एक बच्चे को 2 दफ़ा एक जैसा टेस्ट देगा। अगर वो देखते हैं कि जो उसने क्वेश्चन दिया है उसका आंसर एक ही जैसा आ रहा है और छोटा आ रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि वो सिमिलर हुआ, तो इसका ये मतलब है कि सारी असेसमेंट रिजल्ट वो टीचर एंड में देगा कि वो रिलायबल है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। दिस प्रोसीजर है स्ट्रॉन्ग लॉजिकल अपील। याद रखिए अगर आपके पास एमसीक्यूज आता है ना कि कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जिसकी स्ट्रॉन्ग लॉजिकल अपील है, तो वो टेस्ट रीटेस्ट प्रोसीजर होगा। अगर हम कहते हैं जी वन इज मेजरिंग मोर देन वंस विद आइडेंटिकल टेस्ट, वन अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग मोर देन वन टेस्ट। अब इससे ये हुआ कि जब बच्चे ने एक ही जैसा टेस्ट में आंसर दिया तो एक ये प्रॉब्लम भी खत्म हो गई कि दोबारा से टेस्ट होगा, दोबारा क्वेश्चन पूछे ताकि बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बट
यहाँ इसके एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस भी आ गए। टेस्ट रीटेस्ट के जो डिसएडवांटेजेस हैं, आपके पास अगर क्वेश्चन आता है ना शॉर्ट में या लॉन्ग में, इवन लॉन्ग में आपकी कोई ऐसा नहीं होता कि आपने देना हो कि रॉकेट साइंस हो, मतलब हर चीज़ बहुत लेंथी करके, नहीं, 2-3 मार्क्स की होती है, मतलब लाइन्स की होती है, हार्डली 3-4 लाइन्स की होगी, इवन बस इतनी होती है। टेस्ट प्रोसीजर, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इवेंट टेकिंग प्लेस, पर्सन माइट चेंज। देखिए मोस्टली इवेंट्स हो रहे होते हैं, मे भी बच्चे के दिमाग में थोड़ी सी चेंजेस आ गई हैं, या इंसान मतलब लिखते हुए उसे कुछ और याद है उसने ऐड कर दिया। स्टूडेंट बिकम मोर प्रैक्टिस सेकंड टाइम, लेकिन जैसे ही वो उसने पहली दफ़ा उसने वो टेस्ट दिया था, उसकी दूसरी दफ़ा उसके दिमाग में था, उसने जल्दी कर लिया और उसे प्रैक्टिस हो गई। दूसरे टेस्ट है जी हमारे पास अल्टरनेटिव टेस्ट फॉर्म प्रोसीजर। अब ये क्या होता है? क्रिएट टू फॉर्म ऑफ द सेम टेस्ट where the items slightly reliability is stated as correlation between scores of test 1 and test 2. If student gives similar answer, it means the result will be the same. ये भी वही है जी, reliability को कर रहा है शो, so it's not इतना important नहीं था, तो हम आगे चलते हैं। हम बेसिकली इसमें कर रहे हैं important चीज़ें। टॉपिक नंबर 30 आता है जी internal consistency procedure. Same test administered once. Score is based upon average similarity of responses to the item. It is measure of reliability used to evaluate the degree to which different test items that probe the same construct procedure similar result. अब इस सारे जितने भी हमने टेस्ट किए उसके सारे उन्होंने यहाँ पे आके यूँ कह लें कि निचोड़ दे दिया कि एक ही टेस्ट था, एक ही उसे देखने मतलब उसे सुपरवाइज किया किसी एक इंसान ने, जितने भी बच्चों ने आंसर दिए उन सारे आंसरों की एक एवरेज निकाली गई कि जितने सिमिलर आंसर्स हैं उनकी निकाली गई, फिर बताया गया कि हाँ ये रिलायबल है कि नहीं, उसकी डिग्री को चेक किया गया और उसके बाद सेम रिजल्ट दे दिया गया। अब इसके एडवांटेजेस क्या थे? मतलब एक ही टेस्ट था, जान छूट गई, ख़त्म, कोई और प्रॉब्लम इसमें नहीं आई। डिसएडवांटेजेस इसके कुछ नहीं था, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। इसके बाद ये टॉपिक नंबर 31 आ जाता है कोएफिशिएंट रेंज। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। ये सारा ये जो है ना आइटम आपका, मतलब यूँ कहने का पैराग्राफ, छोटा सा टॉपिक, ये आपका एमसीक्यूज वाइज काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले कहीं नहीं, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, पसंद आता है तो कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा और उन्हें भी कहिएगा कि सब्सक्राइब कर दें। कोएफिशिएंट रेंज, अगर हमसे कहा जाता है कि रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो याद रखें जो वैल्यू होती है ना रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट की, वो 0 to 1.0 तक रेंज रखती है। अब 0 से क्या मतलब हुआ? जिस कोएफिशिएंट का हम 0 रेंज बताते हैं इसका मतलब है इसमें कोई रिलायबिलिटी नहीं है। अ कोएफिशिएंट ऑफ 0 मीन्स नो रिलायबिलिटी। अब 1.0 की क्या होगी? तो 1.0 मीन परफेक्ट रिलायबिलिटी बट हार्ड टू क्लेम। 1.0 का मतलब तो हुआ कि ये परफेक्ट तो है बट इसे बहुत मुश्किल है इसे क्लेम करना। इफ़ इट इज़ अबव, अगर वो इससे ऊपर होती है 0.80 यानी 0.80, इट इज़ सेड टू हैव गुड रिलायबिलिटी। अगर वो 0.80 है ना तो वो गुड रिलायबिलिटी होती है। अगर वो बिलो 0.50 है तो वो हम इसे कंसिडर करेंगे कि वेरी रिलायबल टेस्ट। ये जी हमारे पास रेंज है, यानी कि डिग्रीज है रिलायबिलिटी की। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि वैल्यू ऑफ रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1.0 तक है। एक कोएफिशिएंट 0 जो होता है उसकी क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ कोई रिलायबिलिटी नहीं है। 1.0 का होगा परफेक्ट रिलायबिलिटी है बट हार्ड टू क्लेम। 0.80 से ऊपर होगी तो इसका मतलब है कि गुड रिलायबिलिटी है। अगर हम 0.50 से बिलो की बात करते हैं तो इसे हम कंसिडर नहीं कर सकते कि ये एक वेरी रिलायबल टेस्ट है, मतलब 50-50 के चांसेस है, मतलब नॉर्मल है, अच्छा है, बहुत अच्छा कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो ये था जी लेसन नंबर 5। अब चलते हैं लेसन नंबर 6 की तरफ, सम अदर टाइप ऑफ असेसमेंट। अब असेसमेंट की कौन सी टाइप है? ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है जी लॉन्ग के, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ असेसमेंट। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल नाम लिखेंगे, अगर आपको पॉइंट याद है तो लिखें, अदरवाइज नाम काफ़ी होते हैं। हाँ, अगर वो कहते हैं कि डिस्कस करें तो फिर आपको पॉइंट लिखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट है जी हमारे पास ऑथेंटिक असेसमेंट। हम इसके पॉइंटिंग देते जाते हैं ताकि इजी रहे हम लोग के लिए।
ये जो ऑथेंटिक असेसमेंट है, इट इज़ फॉर्म ऑफ असेसमेंट। अब इसका मतलब इसमें होता क्या है? It is a form of assessment in which students are asked to perform real-world tasks that demonstrate meaningful application of essential knowledge and skill. There are some other names used for authentic assessment: alternative assessment और direct assessment. ये एक ऐसी असेसमेंट की फॉर्म है जहाँ बच्चों को कहा जाता है कि आपने परफॉर्म करना है रियल वर्ल्ड टास्क को, जो कि डेमोन्स्ट्रेट करेगा एक अच्छी मीनिंगफुल एप्लीकेशन के बारे में, कि उसे उस एप्लीकेशन के बारे में क्या पता है, उसकी क्या स्किल्स हैं, वो कितनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, बता सकता है, डिस्कस कर सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट था जी, ऑथेंटिक असेसमेंट के द नेम्स क्या हैं? गेम्स क्यूज में भी आ सकता है जी। ऑथेंटिक असेसमेंट इज आल्सो नोन एज फिल इन ब्लैंक्स। तो ये अल्टरनेटिव असेसमेंट और डायरेक्ट असेसमेंट, ये जो तीन नाम है, ये एक ही मतलब दो नाम है और एक ही चीज़ का है। ऑथेंटिक असेसमेंट इज आल्सो नोन एज अल्टरनेटिव असेसमेंट, ऑथेंटिक असेसमेंट इज आल्सो नोन एज डायरेक्ट असेसमेंट। इसके बाद है जी परफॉर्मेंस असेसमेंट। परफॉर्मेंस असेसमेंट जो होती है वो, अगर हम उसे यूं करें कि परफॉर्मेंस असेसमेंट कॉल अपॉन द एग्जामिनी टू डेमोन्स्ट्रेट स्पेसिफिक स्किल and competence, that is to apply the skill and knowledge they have mastered. बेसिकली अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये एग्जामिनी जो हम पेपर देने जाते हैं, जहाँ पे वहाँ जाके जो लिखते हैं, टीचर वो जो चेक करती है उससे पता चलता है कि आया बच्चे को इतने स्किल्स हासिल हुए, उसे इतना इल्म मिल गया इस चीज़ से, इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट से। और ये किसने कहा था? स्टिगन्स ने कहा था 1987 में। टॉपिक नंबर 33 है जी ऑथेंटिक वर्सेस ट्रेडिशनल असेसमेंट। लॉन्ग वाइज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ हम बहुत सारे कंपैरिजन देखेंगे और कंपैरिजन आपके पेपर में आते हैं। सेलेक्टिंग अ रिस्पॉन्स वर्सेस परफॉर्मिंग अ टास्क। अब यहाँ दो दिए गए कि या तो आप सिलेक्ट करें एक रिस्पॉन्स को, या उसके मध्य मुकाबले लाया गया परफॉर्मिंग टास्क को। तो जो ट्रेडिशनल असेसमेंट है ना, वो टारगेट किस चीज़ को करेगी? वो ट्रेडिशनल असेसमेंट टारगेट करेगी जी रिस्पॉन्स को, लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन। ऑन द अदर हैंड अगर हम ऑथेंटिक असेसमेंट की बात करते हैं ना, तो वो मीनिंगफुल परफॉर्मेंस को करेगी टारगेट, लाइक ग्रुप डिस्कशन। याद रखें, जब भी हम ट्रेडिशनल असेसमेंट की बात करेंगे ना, तो वो हमेशा आंसर क्वेश्चन की तरफ जाएगी, और जो परफॉर्मिंग टास्क होता है वो ऑथेंटिक असेसमेंट करती है, यानी कि रिस्पॉन्स ये करेगा ट्रेडिशनल और परफॉर्मिंग अ टास्क ऑथेंटिक करेगी। इसके बाद है जी मोर टूवर्ड अ रियल लाइफ। इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन हॉल, इट इज़ मोर टूवर्ड रियल लाइफ। रिकॉलिंग वर्सेस कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। अब जो ट्रेडिशनल असेसमेंट है, हमने देखा कि वो डिटरमिन करती है टेस्ट क्विजेज के whether the student have acquired a body of knowledge or not. जो authentic assessment होती है वो often ask question to analyze and apply what they have learned. ट्रेडिशन में बेसिकली जो ट्रेडिशन होती है, ट्रेडिशनल असेसमेंट ये काम करेगी जी बच्चे की स्किल्स पर, देखेगी कि बच्चे को कितना आता है थ्रू क्विजेज, थ्रू टेस्टेज एंड सो ऑन सो ऑन। तो जो ऑथेंटिक असेसमेंट होती है वो बच्चों से कहेगी आपने जो पढ़ा, उसे आपने जो सीखा उसे अप्लाई करें, कि ताकि हमें पता चल सके कि आपने कितना पढ़ा है। इनडायरेक्ट एविडेंस वर्सेस डायरेक्ट एविडेंस। जो ट्रेडिशनल असेसमेंट होती है ना, ये नॉर्मली क्लूज देती है। किस चीज़ की क्लूज देगी? लर्निंग ऑफ सम कंटेंट। वेयर एज अगर हम ऑथेंटिक असेसमेंट की बात करते हैं तो ये फोकस करेगी पर्सनल कैपेबिलिटीज टू सॉल्व रियल लाइफ लाइक प्रॉब्लम्स। अब जब हम देखते हैं जी टॉपिक नंबर 34 पर, दो हमने कर लिए ट्रेडिशनल असेसमेंट और ऑथेंटिक असेसमेंट। हमने इसके कंपैरिजन भी देख लिया, यानी डिफरेंशिएट भी कर दिया। अब हमारे पास जी तीसरी पॉइंट आता है इसका, थर्ड वन, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। नाम से जाहिर है ये डायग्नोज ही करेगा हर चीज़ को, यानी कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट हेल्प टू डायग्नोज वीक एरियाज ऑफ लर्नर। अब इस प्रोसेस पे टीचर क्या करती है? वो देखती है कि बच्चे को डायग्नोज करती है कि बच्चा किस चीज़ में वीक आ रहा है, या वो उसे कौन सी चीज़ इशू कर रही है, वो किस चीज़ में नॉर्मली स्टडी नहीं कर रहा, बच्चा पढ़ने में कैसा है, बच्चा बोलने में कैसा है, और ये सारी बातें, ये चीज़ यहाँ पे बता दी गई।
अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जी, ये जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है ये वेरी हेल्पफुल होती है, स्पेशली इन लैंग्वेज एंड मैथमेटिकल फील्ड। दो चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा काम आती है। बोलने के अंदाज मतलब बच्चे की वोकेबलरी बेहतर करने के लिए, हर काम करने के लिए। यूँ लैंग्वेज और मैथमेटिकल फील्ड, हर काम मतलब वो जो उसकी वोकेबलरी ठीक होगी, वो ठीक बोलेगा, ठीक पढ़ेगा, इन दैट सेंस। सो मैथमेटिकल फील्ड में वो क्वेश्चंस और वो फार्मूले और वो सारा काम करता है। टॉपिक नंबर 35 पे जी हम आ जाते हैं नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। एक और हमारे पास असेसमेंट की टाइप आ गई थी, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। हम इसे 4 पे दे देते हैं जी। अब इसमें क्या होता है? इसमें होती है जी जजमेंट अबाउट व्हाट? जजमेंट अबाउट पीपल। उनके किस चीज़ की जजमेंट होती है, ऑन द बेसिस, या किस बुनियाद पे ये जजमेंट होती है। अगर हम बात करते हैं जजमेंट की तो हम बताएंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर। अब फॉर एग्जाम्पल या फॉर इंस्टेंस, टॉप 10% ऑफ द क्लास जो होती है वो अवार्ड फर्स्ट क्लास होगी, एंड द नेक्स्ट 15 आर अवार्ड सेकंड क्लासेस, एंड यूँ मतलब अवार्ड क्लासेस वाइज चल रहा होता है कि इसमें आप डिस्ट्रीब्यूट जज करती हैं टीचर भी कितना बच्चा ज़हीन है, उसे कितना पता है या उसने कितने स्कोर्स हासिल किए। तो अगर 10 बच्चे हैं क्लास के अंदर तो उन्हें उन्हें फर्स्ट क्लास में जगह देगी, मतलब अवार्ड करेगी। सेकंड जो 15 होते हैं उन्हें सेकंड क्लास दे देगी। अब बेसिकली हम बात करते हैं अ नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट हैज़ बीन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ असेसमेंट यूज इन द एजुकेशन। क्वेश्चन आता है जी शॉर्ट आपके पास, वो कौन सी कॉमन टाइप है असेसमेंट की जो यूज़ की जाती है एजुकेशन में? तो याद रखिए अ नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। इसके बाद है जी दो, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट इज़ वेरी कॉमन बट डज नॉट गिव एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट असेसमेंट। ये कॉमन तो बहुत ज़्यादा है कि टीचर चेक करेगी ओके ये बच्चे लायक हैं, ये ना लायक हैं, और उन्हें ग्रुप वाइज बिठा देगी और वो कह देगी ओके, कंसिडर बेसिकली कर लेगी कि इन बच्चों को ज़्यादा पता है और इन्हें कम पता है। बट देखिए कॉमन तो है, बट इसके वजह से एक एग्जैक्ट या एक्यूरेट या एग्जैक्ट असेसमेंट नहीं आती। स्टूडेंट हु फेल इन 1 year may well have passed in others। तो कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि जो नालायक स्टूडेंट है वो भी कर लेते हैं। अब टीचर ने एक बच्चे को नालायक कह दिया तो वो बेचारा जो मर्जी कर ले, वो आंसर भी ठीक लिखे, फिर भी टीचर उसे पॉइंट आउट करेगी, उसके मार्क्स कम करेगी, बिकॉज शी थिंक अबाउट दिस कि ये बच्चा अभी नालायक है। सो वो टीचर ये इसके इतना अच्छा नहीं होता ये असेसमेंट का तरीका। टॉपिक नंबर 36 है जी क्रिटोरियन रेफरेंस असेसमेंट। अब क्रिटोरियन रेफरेंस असेसमेंट में जजमेंट तो होती है, बट अब ये जजमेंट जो होती है ये परफॉर्मेंस पे होती है, ना कि स्कोर्स पे होती है। अब इसमें असेस किया जाता है जी स्टूडेंट को कि जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी किसी भी खास सब्जेक्ट के अंदर। अब वो ऑरल प्रेजेंटेशन भी चेक की जाती है कि बच्चे को कितना नॉलेज है जी सब्जेक्ट मटेरियल का, उसके अंदर कितनी एबिलिटी है रिस्पॉन्डिंग क्वेश्चन के बारे में बात करने में। इसके बाद है जी नॉर्म वर्सेस क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। अब यहाँ पे हम दोबारा आगे, अच्छा ये जो आपकी कंपैरिजन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर देती हैं कि आपके क्वेश्चन वाइज काफ़ी होते हैं, एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, मतलब इससे आपने अज़बर कर लेना है, याद कर लें, रट्टा लगा लें। नॉर्म रेफरेंस इज मोर कॉमन एंड हैज़ बीन इन प्रैक्टिस फॉर ईयर, whereas criterion reference is new and less practice as compared to new norm reference। कहा यह गया कि जो नॉर्म थे ना, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और काफ़ी सालों से प्रैक्टिस की जा रही है। ऑन द अदर हैंड क्रिटेरियन जो होती है रेफरेंस, ये नई है और कम लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं। जो नॉर्म रेफरेंस होती है वो फोकस करती है स्कोर्स पर। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं तो क्रिटेरियन जो होती है वो टारगेट करती है परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट पर। तो ये था लेसन नंबर 6। अब चलते हैं जी लेसन नंबर 7 पर, वैलिडिटी। टॉपिक नंबर 38 है जी वैलिडिटी एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसे भी हम हाईलाइट कर चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। वैलिडिटी मीन, अब वैलिडिटी का मीन क्या है देखें। वैलिडिटी मीन हाउ वेल अ टेस्ट मेजर व्हाट इट इज सपोज्ड टू मेजर। इसका मतलब ये हुआ कि किस तरह टेस्ट को मेजर किया जाता है और आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ आपने मेजर करनी है।
अगर वोकैबुलरी टेस्ट की हम बात करते हैं तो वो उससे हम कह सकते हैं कि वैलिड नहीं है। अगर ये आपकी ग्रामर एबिलिटी को चेक करेगा तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी। अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं या कंप्रीहेंशन टेस्ट की बात करते हैं तो ये भी मैयर नहीं है, क्योंकि ये इसमें वोकैबुलरी आती है। What is meant by the term of invalid test? अब invalid test क्या होता है? मैंने कहा कि वो वैलिड नहीं है, तो इसका मतलब वो invalid test हो गया, invalid हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि it mean a test failed to measure what is supposed to be measured। वो टेस्ट उसकी मेजरमेंट गलत साबित हुई उस चीज़ से जिसकी तवक्को हमने रखी हुई थी, जिसे हम चाहते थे कि मेजर कर सकें। अगर हम टेस्ट पर ना इनके रिजल्ट पर ट्रस्ट करें तो हम अटेन कर सकते हैं जी वैलिड टेस्ट को। अगर हमें कोई ऐसा एविडेंस मिल जाए, कोई ऐसा सबूत मिल जाए कि ये एक्यूरेट सिस्टम ऑफ असेसमेंट के थ्रू हम तक पहुंच जाएगी रिजल्ट, तो हम उसे वैलिड टेस्ट कह सकते हैं। बहुत सारी टाइप्स होती हैं जी वैलिडिटी की, लाइक फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। क्वेश्चन आपके पास आ सकता है जी, हाउ मेनी टाइप्स आर वैलिडिटी आर। फेस हो गई, कंटेंट हो गई, कंस्ट्रक्ट हो गई, क्राइटेरियन हो गई एंड प्रेडिक्टिव आ गई। अब हम देखते हैं जी फेस वैलिडिटी में बेसिकली होता क्या है। क्वेश्चन था कि डज द टेस्ट अपीयर टू टेस्ट व्हाट इज सपोज्ड टू बी टेस्ट। अगर हम बात करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिस चीज़ का टेस्ट करने की टीचर चाह रही है कोशिश, वो वैसा ही हमारे पास आएगा। अगर हम ड्राइंग टेस्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि फिगर्स बनानी होंगी। तो जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें ज़रूरी है कि फिगर्स हों। अगर टेस्ट की हम बात करते हैं जी, फिलिंग सम ब्लैंक मस्ट हैव ब्लैंक्स ऑन पेपर। अगर हम बात करते हैं ना फिलिंग द ब्लैंक्स की, तो ज़रूरी है कि फिलिंग द ब्लैंक्स पेपर में हो, टीचर को पता हो कि वो क्या टेस्ट लेना चाहती है। अगर वो ड्राइंग का कहना चाहती है कि बच्चे ड्रा करें, तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ड्राइंग फिगर्स हों। टेस्ट में अगर फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करती है तो ब्लैंक्स होना भी यूँ ज़रूरी है। सिमिलरली अगर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसमें भी ज़रूरी है कि होने चाहिए ऐसी चीज़ें, तो तब ही हम कह सकते हैं कि हाँ ये वैलिड टेस्ट है। कंटेंट वैलिडिटी क्या हुई? अब ये जो होता है ये मेजरमेंट के बारे में होती है कंटेंट, यानी कि अगर हम कहते हैं कि एक बुक है उसके 10 चैप्टर हैं, तो वो इसके एक शुरुआत का एक पेज होता है कंटेंट। यहाँ पर भी जी ये देखिए, ये हमारे पास फिल्म इस तरह है, बट ये कंटेंट है। ये देखिए यहाँ पे हमें लेसन्स के मिल रहा है। कुछ बुक में साइड में आ जाता है, यहाँ पे इतना ख़ास नहीं है, तो मैं आपको वो दिखाऊंगी जब आ गया तो। बट इट इज़ आल्सो टाइप ऑफ कंटेंट। तो ये इससे हमें पता चला कि ये वाला टॉपिक इस पेज पर है, इसमें ये चीज़ें आएंगी और ये सारा कुछ। तो टॉपिक नंबर 41 है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। अब कंस्ट्रक्ट में बेसिकली क्या हुआ, देखिए नाम से जाहिर है कंस्ट्रक्शन के बारे में होगी, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट। अब किस चीज़ की कंस्ट्रक्शन होगी? कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट। यू हैव द कंटेंट, हाउ डू यू मेक अ टेस्ट। आपके पास एक कंटेंट है, एक पूरा प्रोसेस, या यूँ कह लें एक पूरा मटेरियल है। तो आपसे पूछा ये जा सकता है कि टेस्ट आप कैसे बनाएंगे, कैसे आप क्वेश्चंस लिखेंगे, या आप कैसे कोर्स को अप्लाई करेंगे, मतलब कवर करेंगे क्वेश्चन पेपर को। तो टीचर क्या करे कि कंटेंट लिखेगी। फॉर एग्जांपल टेस्ट क्वेश्चन देगी A1 A2 A3 सो एंड सो। टेस्ट क्वेश्चंस के आगे फिर या वो B1 हेडिंग देगी, तो यूँ सारा प्रोसेस चलेगा। मतलब एक क्वेश्चन देगी, क्वेश्चन नंबर 1, सारा तो नहीं लिख देगी ना, व्हाट इज वैलिडिटी, व्हाट इज कांस्टेंट वैलिडिटी, यूँ नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज वैलिडिटी, how many types of validity, second question, third question is what is face validity। so इस तरह ये होता है। इसके बाद है जी क्राइटेरियन एंड प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। अब क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी होती क्या है? हाउ मच अ टेस्ट कैन measure some performances with reference to some defined standard। अब इस सारी प्रोसेस को कहते हैं क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। फॉर इंस्टेंस, वन इज एक्सपेक्टेड टू बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली आफ्टर कंप्लीटिंग अ कोर्स, सो द टेस्ट इज वैलिड। अच्छा, इसमें था कि देखें अगर एक
कि बच्चा जो कुछ पढ़ रहा है आखिर में एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर या एंड ऑफ द सेशन वो उस चीज़ पे अबूर हासिल कर लेता है, तो इसका मतलब हुआ कि उसे सब कुछ समझ आ गया, तो ये क्राइटेरियन वैलिडिटी में आ जाता है। लिंक बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, तो ये रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं दोनों। इनमें कोई भी ऐसा हम नहीं कह सकते कि टेस्ट ऐसा हो जो रिलायबल हो, इफ़ नॉट वैलिड, अगर वो वैलिड नहीं है तो ये था जी लेसन नंबर 7। होप्स आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम लेसन नंबर 8 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।